और वहीं इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राहुल तालान जुड़ चुके हैं और साथ ही डॉक्टर मोनिका सूद भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो सबसे पहले आप दोनों का एफएम न्यूज पर जुड़ने के लिए आप दोनों का स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मेरा राहुल जी आपसे है। तो राहुल जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि नितिन नवीन लगभग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना उनका तय माना जा रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है सोनिया जी, इसमें जी। कोई शक नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई और कैंडिडेट है। और बीजेपी ने जब प्रस्तावकों के नाम तय हैं तो फिर किसी दूसरे कैंडिडेट की बात नहीं उठती है कि कोई दूसरा कैंडिडेट भी हो सकता है। तो देखिए, एक अगर जो आप इसको भारतीय राजनीति के नजरिए से देखें तो ये एक तरीके से बीजेपी एक नई बीजेपी चल रही थी वो उसी को अब बढ़ा रहे हैं आगे। जबकि वहां और राजनीतिक दलों में देखेंगे तो परिवारवाद हावी है, जबकि हम्म। बीजेपी में ये कार्यकर्ताओं को संबल देने वाली बात है कि कहीं बिहार से आप एक विधायक को लेके आते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं, और हम्म। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, पावरफुल राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे उसको सामने लेके आते हैं। आपके गृह मंत्री जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो प्रस्तावक बनते हैं, और जो रक्षा मंत्री हैं और मिनिस्टर प्रस्तावक बनते हैं। तो ये एक तरीके से ये एक नई परिपाटी है भारतीय राजनीति में कि एक तो ये युवाओं को बहुत, मुझे लगता है, मैसेज देती है कि भाई आपके पास राजनीति में असीमित संभावना है। अगर जो आप राजनीति में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक किसी ऐसे दल में जाएं जहां परिवारवाद की राजनीति चल रही हो, परिवार ही तय करता हो कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। उस हिसाब से देखेंगे तो बीजेपी की राजनीति इसीलिए युवाओं को लुभा भी रही है कि अब अगर जब आप राजनीति में आते हैं तो आपके लिए असीमित संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं, जैसे नितिन नवीन जी के लिए खुल गए। कि वो देखिए, बिहार में वो मंत्री रहे, वो ठीक है, विधायक रहे, लगातार लंबे समय से विधायक हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि नितिन नवीन जी को अध्यक्ष के लिए नामांकित किया जाएगा, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, फिर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे उनका प्रस्तावक बनेंगे, बड़े बड़े मिनिस्टर बनेंगे। तो हम्म। ये जो हम देख रहे हैं ये राजनीति के लिए, उन लोगों के लिए भी एक तरीके से सीख है जो सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करते हैं, या हम्म। फिर उन जहां युवाओं के लिए बहुत सारे विकल्प नहीं हैं, जहां नए लोगों के लिए नए विकल्प हैं नहीं। देखिए, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस में बहुत सारे विकल्प मौजूद नहीं है। तो हम्म। ये परिपाटी एक तरीके से अच्छी भी है, और ये और लोगों के लिए ये संदेश देती है कि भाई अब आप छोड़िए ये परिवारवाद की राजनीति, कि एक ही परिवार का कोई व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष होगा, फिर वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही हम्म। प्रधानमंत्री का दावेदार होगा। अगर जो वो नहीं भी होता है तो उसके पास अल्टीमेट पावर रहेगी और वो कभी भी प्रधानमंत्री या संसद द्वारा प्रस्ताव पारित किसी भी बिल को फाड़ सकता है। तो ये हम्म। जो परिपाटी है, ये उस परिपाटी को एक तरीके से आईना दिखाने की कोशिश है, और आईना दिखा भी रही है कि जो राजनीतिक राजनीति और राजनीतिक दलों को ऐसी राजनीति करनी चाहिए कि कोई भी, जब आपको लग रहा है कि इस युवा में संभावना है, इस व्यक्ति में संभावना है, ये व्यक्ति पार्टी को अच्छे अच्छे चला सकता है, ये व्यक्ति संगठन और कैडर का बहुत मजबूत व्यक्ति रहा है, लगातार परिवार, संगठन और कैडर से जुड़ा रहा है इनका, नवीन जी का, और उसका प्रतिफल उनको मिला है। जी। राहुल जी बने रहिए। तो ऐसे में बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर बड़े बड़े चेहरे पहुंचे हुए हैं। बस थोड़ी ही देर में नामांकन होगा। तो मोनिका सूद जी, आपके पास आना चाहूंगी। तो ऐसे में नितिन नवीन में ऐसी क्या खूबी है कि बड़े बड़े चेहरों को दरकिनार करके नितिन नवीन को चुना गया है? तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह भी साथ में नजर आ रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में बड़े बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। मोनिका जी। देखिए, नितिन नवीन जी कोई अचानक उभरे हुए नेता नहीं है। हम्म। उनका राजनीतिक सफर जमीन से, संगठन से और निरंतर परिश्रम से निकला हुआ है। वो इतनी बार विधायक रह चुके हैं, वो नेता रह चुके हैं बिहार में। अब देखिए, बिहार जैसे स्टेट की जो राज्य की राजनीति है वो दशकों से विकास के बजाय भ्रम में उलझी हुई थी। वहीं नितिन नवीन जी ने संगठन को मजबूत करने का काम किया, युवाओं को जोड़ने का काम किया, और विकास को राजनीति का केंद्र बनाने का कार्य भी नितिन नवीन जी ने किया। तो आप देखिए, जो उनकी उम्र है, जिस तरीके से हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी हैं, वो
उनकी सोच आप देखिए, जहां जी से वो नितिन नबीन जी के ऊपर नजर लगाए बैठे थे और उन्होंने नितिन नबीन जी को चुना ऐसे नेशनल प्रेसिडेंट बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए। तो ऐसे किसी नेता पर विश्वास व्यक्त करते हुए, तो वो केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं है उनका, हम्म। ये उन्होंने निर्णय भविष्य को लेकर किया है, भारत के भविष्य को, जिसमें उनको पता है कि उन्होंने भारत के भविष्य में नितिन नबीन जी को अध्यक्ष बनाकर एक उन्होंने निवेश किया है। ये सिर्फ 2047 की बात नहीं है, जो नरेंद्र मोदी जी के सपने हैं, जो वो आत्मनिर्भर भारत और जो 2047 की उन्होंने अपने सपने संजोए और जो जिसके लिए वो बहुत कार्य कर रहे हैं, हम्म। उसके उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर हम 2099 तक की बात करें, तो उसके लिए उन्होंने ये आज पौधा लगाया है हम्म। जिनका नाम है नितिन नबीन। उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है ये। मैं हम्म। कहूंगी कि वे ऐसा पौधा है जो केवल आज के लिए नहीं बल्कि उस भारत के लिए लगाया गया है जिसे मोदी जी दुनिया में नंबर 1 के रूप में देखना चाहते हैं। यह नेतृत्व जो है उनका, वो सिर्फ विकास की बात नहीं करता, बल्कि गरीबी, पिछड़ेपन को उभारना, पुरानी राजनीति, जैसे कि अभी बता रहे थे कि राहुल जी, कि परिवारवाद की बहुत ज्यादा समस्या है। देखिए, जो भी, अगर हम किसी और भी विपक्ष में जाएं तो सब कुछ परिवारवाद पे निर्धारित हो जाता है, सब लोग उसी के हिसाब से काम करते हैं और आपस में ही उनकी गुटबाजी बनी हुई है। पर भाजपा ने ये दिखाया है, और तभी तो कि कोई भी कहीं से भी उठ के, जिसमें जो सक्षम है, जिसमें कार्य करने की इच्छा है और जो कार्यबद्ध है, वो कहां से उठ के कहां भी पहुंच सकता है। तो मैं ये बोलूंगी कि जो बिहार को जी। बहुत आगे तक ले जाने की क्षमता रखते थे नितिन नबीन जी, हम्म। आज उनके हाथों में हमारे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने बागडोर सौंपी है। तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है। जी ठीक है, राहुल जी के पास जाना चाहूंगी। राहुल जी, आपने मोनिका जी को सुना, तो ऐसे में अगर बात की जाए तो नितिन नबीन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, चुनाव आने वाले हैं, बंगाल चुनाव है, तो ऐसे में क्या उससे निपटने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी नितिन नबीन बना पाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी तो ऑलरेडी स्ट्रेटेजी बना चुकी है और चुनाव में है, बंगाल के चुनाव में, फिर उसके बाद यूपी के होंगे, फिर उसके हम्म। बाद उत्तराखंड होंगे, पंजाब होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव में उलझी हुई है और नए अध्यक्ष ही आके तय करेंगे। तो हम्म। बीजेपी का एक सेट पैटर्न है जो चलता रहता है। अध्यक्ष का चुनाव होगा, अध्यक्ष को ये सारी चीजें ब्रीफ कर दी जाएंगी कि इसे ऐसे तरीके से हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। वो जैसे जो चीजें चल रही हैं वो चलती रहेंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। देखिए, प्रधानमंत्री लगातार सभा कर रहे हैं, फिर अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं बंगाल का। तो बंगाल की राजनीति में जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। बीजेपी अपनी जो भी पत्ते हैं बीजेपी वो सेट कर रही है। अध्यक्ष का चुनाव अलग चीज है, वो अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, और जब सारी चीजें हो जाएंगी, अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, नितिन नवीन जी अध्यक्ष बन जाएंगे, तो फिर उनको ये सारी चीजें ब्रीफ कर दी जाएंगी कि इस स्ट्रेटेजी से हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो और इसको एक तरीके से बंगाल चुनाव को उनकी परीक्षा भी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का पूरा संगठन चुनाव लड़ता है। अध्यक्ष के अपने इनपुट्स हो सकते हैं, वो बता सकते हैं कि इस तरीके से हमें चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन ये पूरा संगठन काम करता है, और संगठन वो पूरे साल, पूरे 5 साल चुनाव हो या ना हो, वो अपने काम में लगातार लगे रहते हैं, लोगों को जोड़ते रहते हैं, अपनी जो भी डेटा होता है उसको अपडेटेड करते रहते हैं, जो भी उनके बूथ अध्यक्ष होते हैं वो काम करते रहते हैं, वो लिस्ट बनाते रहते हैं, सक्रिय सदस्य कौन बनेगा, कौन नहीं होगा, कौन सक्रिय है, कौन नहीं है। तो ये सारी चीजें लगातार बीजेपी पूरी पूरी की साल चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर समय आता है बीजेपी के लिए कि अब चुनाव में चलो 6 महीने पहले एक्टिव हो जाते हैं। नहीं, बीजेपी पूरे के पूरे साल काम करती है, और ऐसे मिशन मोड में काम करती है कि उसके लिए कोई और पार्टी उसको मतलब टच भी नहीं कर सकती है। कि अगर जो आप देखेंगी भारतीय राजनीति में फिलहाल मुझे कोई ऐसी पार्टी नजर नहीं आती है जिसका वर्किंग स्टाइल बीजेपी जैसा हो, और जिसके पास कार्यकर्ता बीजेपी जैसे हो, और जिसके पास वो जो डेडिकेशन है तो कार्यकर्ताओं की, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की डेडिकेशन है, वैसी डेडिकेशन वाली कोई पार्टी मुझे नजर आती नहीं है। दूसरा, बीजेपी के पास फिर संघ का बैकअप होता है, संघ के अपने अलग कार्यक्रम चल रहे होते हैं,
और बाकी जो संघ के और आनुषंगिक संगठन है उनके अलग कार्यक्रम चल रहे होते हैं। तो ये पूरे साल ये एक्टिविटी चलती रहती है, ये क्रियाकलाप रहते हैं, और इसमें हर वक्त बीजेपी चुनाव के मोड में होती है। कभी भी चुनाव करवा लीजिए। वो अलग चीज है कि जब प्रधानमंत्री किसी क्षेत्र में जाते हैं, गृह मंत्री किसी क्षेत्र में जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि इस राज्य में चुनाव है। बाकी कार्यकर्ता पूरे के पूरे जितने भी टाइम होता है वह काम करते रहते हैं, लिस्ट अपडेटेड होती रहती है, प्रदेश का संगठन काम कर रहा होता है और उसको वॉच कर रहा होता है कि कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं, उनके विस्तारक कैसे काम कर रहे हैं, विधानसभा विस्तारक कैसे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें लगातार चलती रहती हैं। ठीक है राहुल जी, वापस आपके पास आऊंगी तो मोनिका जी के पास जाना चाहूंगी। मोनिका जी, दीदी के सामने, नितिन नबीन के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो आ सकती हैं? देखिए, जैसे कि राहुल जी ने कहा कि पहले से ही जो कार्य चल रहा है बीजेपी का, वो जो कार्य पूरे चुनाव में चल रहा है वो शुरू हो चुका है। अभी जैसे कि अमित शाह जी बार बार बंगाल के दौरे कर रहे हैं, और जो दीदी है, दीदी का तो इस पर सुपड़ा साफ होने वाला है। ये तो साफ समझ आती है, क्योंकि दीदी से लोग तंग आ चुके हैं। उन्होंने कुछ बंगाल के लिए ज्यादा किया नहीं है, उल्टा घुसपैठी है, बहुत सारे अंदर आ गए। तो नितिन नबीन जी अपना काम कर रहे हैं। नितिन नबीन जी हैं जो वो बहुत, जैसे मैंने बताया कि पुराने नेता हैं, उनको अच्छे से पता है कि उन्होंने क्या कार्य करना है, और उनके साथ पूरे का पूरा देश है, पूरे कार्यकर्ता सब साथ हैं। और बीजेपी में एक एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है, वो अपना कार्य बहुत अच्छे से और पूर्ण तरीके से करता है, ताकि कहीं भी कोई भी कुछ बीच में छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए। तो जो भाजपा जो पार्टी है वो इसलिए इतना ऊपर जा रही है क्योंकि वो देश के लिए काम कर रही है, वो देश का निर्माण करना चाहती है। परिवारवाद जैसी पार्टियों के साथ नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि वो अपने अंदर ही सब कुछ समाना चाहते थे, अपने अंदर ही सब कुछ काम करना चाहते थे। देश की किसी को फिक्र नहीं थी, देश की किसी को पड़ी नहीं थी। तो इसलिए अब अगर आप बात करें नितिन नबीन जी की कि वो बंगाल में क्या करेंगे, तो मैं बोलती हूँ कि बंगाल के साथ साथ अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी इस बार आप देखेंगे एक नया चेहरा सामने आते हुए और भाजपा के पैर जमते हुए। ठीक है, मोनिका जी आपके पास आना चाहेंगे। तो राहुल जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में इस वक्त जो है जेनजी टर्म जो है वो लगातार चर्चा में है। तो ऐसे में अगर बात की जाए, नितिन नबीन एक युवा चेहरा है, तो ऐसे में जेनजी के लिए कितना साथ देने में नितिन नबीन सफल होंगे? ठीक है, जेनजी बहुत आजकल प्रचलन में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जेनजी को थोड़ा नेगेटिव वे में लिया। राहुल जी, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपको मेरी आवाज मिल रही है सोनिया जी? आवाज आ रही है सोनिया जी आपको मेरी? राहुल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है सोनिया जी? नितिन नबीन के लिए चुनौतियों वाला ये साल है। 5 राज्यों में चुनावी परीक्षा, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में। तो ऐसे में थोड़ी ही देर में नितिन नबीन नामांकन भरने वाले हैं। तो ऐसे में 5 राज्यों में चुनावी परीक्षा एक तौर पर यह देखी जाए तो पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में 5 राज्यों में नितिन नबीन के लिए चुनावी परीक्षा रहेगी। तो ऐसे में मोनिका जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। मोनिका जी सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। मोनिका जी, अगर बात की जाए तो जेनजी की अगर बात हो रही थी, क्योंकि जेनजी टर्म जो है लगातार इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, तो ऐसे में नितिन नबीन एक युवा चेहरा माने जा रहे हैं। तो नितिन नबीन जेनजी का साथ देने में कितने सफल हो पाएंगे? मेरा मानना है कि जेनजी बहुत ज्यादा सफल होंगे और बहुत ज्यादा साथ देंगे नितिन नबीन जी का, क्योंकि नितिन नबीन जी एक युवा चेहरा है और युवाओं से संवाद करने की क्षमता रखते हैं। जेनजी उन्हें इसलिए भी समर्थन देगी क्योंकि विकास का अवसर, शिक्षा, अगर हम डिजिटल भारत की बात करें, आत्मनिर्भरता की बात करें, भाषा समझने की बात करें, आज का युवा वही नेतृत्व चाहता है जो सुनता भी है और समाधान भी देता है। तो जो नितिन नबीन जी हैं वो ऐसे नेता हैं जो
आसानी से युवाओं से, बच्चों से और अपने जो स्कूल जाने वाले शिक्षक अपने हैं बच्चे, उनसे अच्छे से जुड़ सकते हैं। जहां तक चुनौतियों की बात की आपने, मैं अभी बोल रही थी, नितिन नवीन जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है युवाओं की उपेक्षाओं को तेज गति से परिणामों में बदलना। उनके लिए ये चुनौती नहीं है कि बंगाल जीतेगा, असम जीतेगा, केरला जीतेगा, पंजाब जीतेगा या पुडुचेरी जीतेगा। वहां तो बीजेपी के कार्यकर्ता इस समय इस तरह लगे हुए हैं और नितिन नवीन जी के नेतृत्व के अंतर्गत वो वहां तो सब कुछ जीत जाएंगे हर जगह, क्योंकि लोगों को भी समझ आ चुकी है। स्पेशली जैसे बात करेंगे जेनजी की, जेनजी के साथ साथ बड़े बूढ़े छोटों को सबको समझ आ गई है कि भाजपा कि अगर सरकार आएगी तभी सबका जो परिणाम आएगा वो अच्छा आएगा, तभी सुधार हो पाएगा, तभी सारी पॉलिसीज लग पाएंगी, तभी उनको पूरा मौका मिलेगा, उनको हर सुविधा मिलेगी। तो इसलिए उससे इसमें कोई प्रश्न की बात नहीं है। पर पुरानी राजनीति के सोच के का पीछा छूटेगा और भरोसे की राजनीति और मजबूत करना जो है, जब मजबूत की जाए, वो नितिन नवीन जी की सबसे बड़ी चुनौती है और वो काम करेंगे। ठीक है। और मुझे विश्वास है कि नितिन नवीन जी इन चुनौतियों को अवसर में बदलने की पूरी कोशिश करेंगे और वो क्षमता भी रखते हैं। ठीक है, राहुल जी आप क्या कहना चाहेंगे? आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी मिल रही है। देखिए, जहां तक जैन जी की बात है, मुझे लगता है कि जैन जी को थोड़ा हमें नेगेटिव टर्म में ले रहे हैं कि नेगेटिव वर्ड समझ लिया है हमने उसको नेपाल के जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उसके बाद। तो देखिए, जैन जी जो है वो कंस्ट्रक्टिव है बहुत ज्यादा। जैन जी बहुत, जो जनरेशन है वो चाहती है देश आगे जाए। अगर जो देश को कोई आगे ले जाने वाला नेता है तो जैन जी उसके सपोर्ट में, तभी तो बीजेपी की सरकार चल रही है इतने दिनों से लगातार। तो हमें जैन जी को एक तो नेगेटिव नहीं समझना चाहिए, और जैन जी की आकांक्षाएं बहुत हैं। जैन जी चाहता है ये देश विकसित हो, उनके लिए अच्छे रोजगार हो, विकसित भारत में उनकी भागीदारी हो। तो उस हिसाब से देखेंगी तो नितिन नवीन जी एक तो युवा चेहरा है, तो जो जैन जी की आकांक्षाएं राजनीति के तौर पे भी, कि वो राजनीति में भी वो एंटर करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से बीजेपी के पास अपनी एक नीति है। बीजेपी बोल रही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। बीजेपी नई शिक्षा नीति लेके आ रही है ताकि लोग बिल्कुल मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर सकें, और वर्ल्ड में जो भी और स्टूडेंट हैं वर्ल्ड के, उनके साथ उनका जो प्रतिस्पर्धा है वहां वो मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो बीजेपी ने एक पूरा रोड मैप है बीजेपी के पास, कि बीजेपी ने बोला कि हमें इतने दिन में 1 लाख युवा राजनीति में हम शामिल करेंगे, अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, और बीजेपी इसके लिए ड्राइव भी चला रही है। तो आपको अगर जो इसको कंप्लीट पैकेज के तौर पे देखें तो ये बीजेपी के लिए तो मुझे लगता है कि एक युवा अध्यक्ष होना और फिर उसकी अपील हो जाए जैन जी में, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बीजेपी एक विजन के साथ राजनीति कर रही है। देखिए, अलग चीज है कि तात्कालिक पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, लेकिन जब 2047 की विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो बीजेपी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से विजन दिया है। और विजन किसको दिया है? विजन जैन जी को दिया है ना। अगर जो 2047 में भारत विकसित होता है या एक सपना हम देख रहे हैं, तो हमारी सरकार सपना किसके दम पे देख रही है? जैन जी के दम पे देख रही है ना। तो जब अभी तक जब हम कहीं गरीबी की बात करते थे और बाकी चीजों की बात करते थे, अचानक से हम विकसित भारत की बात करने लग जाएं, तो ये जो बदलाव है वो जैन जी उस बदलाव को महसूस कर रहा है, और उस जो महसूस कर रहा है और उसमें उसकी भागीदारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। मोनिका जी, अगर आपसे बात की जाए तो ऐसे में नितिन नवीन पर ये जो दाव बीजेपी ने खेला है, इसका मकसद क्या है? देखिए, मैंने आपको सबसे पहले यही समझाया था कि नितिन नवीन जी जो हैं वो एक युवा नेता हैं। उनके साथ साथ आज एक ऐसा पौधा लगाया जा रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री के द्वारा, कि ये जो पौधा है जब ये वृक्ष बनेगा, जब ये वृक्ष बनके फैलेगा, तो आप खुद देखेंगे और सारा देश देखेगा कि नितिन नवीन जी को क्यों चुना गया। क्योंकि आप खुद सोचिए, जो हमारे गृह मंत्री या हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनमें इतनी ज्यादा क्षमता है कि उनको पता है कि कहां पर किसको कैसे लेकर आना है और कौन कार्य करेगा। नहीं तो और भी बहुत दिग्गज नेता था जो बन सकते थे, पर उन्होंने एक युवा नेता को चुना, क्योंकि युवा नेता आगे तक जाएगा।
युवा नेता जेनजी के साथ, बच्चों के साथ, जो बच्चे इस समय 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, जब वो 18 साल के होंगे, वोटर बनेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे। जी। उनमें समझाने की क्षमता ज्यादा है। उनमें ये एक उन्होंने ऐसा, बार बार मैं बोल रही हूँ, ऐसा पौधा लगाया है जो आगे जाके इतने मीठे फल देगा कि सारा देश देखेगा। मैं आज आपको ये बता देती हूँ कि जो दूरदर्शिता नितिन नबीन जी में है, आने वाले अगर हम 20-25 साल की बात करें तो उसमें इनका एक लेवल डिफरेंट ही होगा। बात की जाए तो ऐसे में अगर, जैसा कि आपने मोनिका जी को सुना, उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा पौधा लगाया गया है बीजेपी की तरफ से, जो आने वाले कई सालों में एक फल, अच्छे फल देगा, मीठे फल देगा। तो ऐसे में अगर बात की जाए, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में नितिन नबीन के लिए ये क्या चुनावी परीक्षा मानी जाए? मेरे से सवाल है। सोनिया जी, मेरे से सवाल है क्या हाँ ये? जी, जी। देखिए, जो भी अध्यक्ष होगा पार्टी का, कोई भी हो, कभी भी हो, जब चुनाव होते हैं तो उसके लिए वो परीक्षा ही होता है, क्योंकि सारा दारोमदार उसी पे है कि अगर जो क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते, संगठन का अध्यक्ष होने के नाते सफलता और असफलता सब उसके हिस्से में आती हैं, यश अपयश उसके हिस्से में आता है। तो अगर जो इसे नजरिए से देखा जाए कि जो आने वाले राज्यों में जिनमें चुनाव हैं, तो वो निश्चित तौर पे उसको परीक्षा कह सकते हैं आप कि वो परीक्षा होगा नए अध्यक्ष के लिए, बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन जी के लिए परीक्षा साबित होगा। इसको माना भी जाना चाहिए, लेकिन इससे ये नहीं माना जाना चाहिए कि अगर जो वहां बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो जैसे मैंने बोला या खराब प्रदर्शन होता है, तो वहां इसको एक तरीके से ठीकरा नहीं फोड़ा जाना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है, जैसे मैंने बताया पहले भी आपको, कि संगठन बीजेपी का लगातार काम करता रहता है और कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत नहीं है। जैसे केरल में बहुत मजबूत संगठन नहीं है, केरल वहां बहुत मतलब अच्छी सफलता की उम्मीद नहीं है। तमिलनाडु में नहीं है, वहां ठीक है, हो सकता है प्रदर्शन सुधर जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार बना ले जाएगी। या पंजाब में बहुत प्रदर्शन सुधर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ बीजेपी को लोग, हो सकता है वहां का टेम्परामेंट ऐसा है कि बहुत सारे लोग बीजेपी को लाइक नहीं करते और वोट नहीं करते हैं। तो इसको अगर जो आप पंजाब, तमिलनाडु और केरल के हिसाब से देखेंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ ये समझा जाना चाहिए कि वो असफलता है उनकी। लेकिन हाँ, बंगाल में बीजेपी ने पहले भी पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था और 2 नंबर की पार्टी रहे थे, मुख्य विपक्षी दल है, तो इस बार प्रदर्शन निखरेगा बीजेपी का। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक तरीके से आप इसको परीक्षा मान सकती हैं, और इसको उत्तराखंड में परीक्षा मान सकती हैं। 3 राज्य ऐसे हैं जहां परीक्षा मान सकती हैं, 2-3 राज्य ऐसे हैं जहां आप उनको परीक्षा नहीं मान सकती हैं। उनको वो थोड़ा ये देना चाहिए थोड़ा कि वो वहां बीजेपी का संगठन नहीं है, लेकिन जहां बीजेपी का संगठन मजबूत है, अगर जो वहां बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, तो उनके लिए परीक्षा होगी और एक तरीके से वहां जो भी होगा उनके हिस्से में आएगा। वो या तो सफलता मिले या असफलता मिले, उसका जो भी दारोमदार होगा वो नए अध्यक्ष का होगा। ठीक है। राहुल जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद है, और मोनिका सूद जी, आपका भी धन्यवाद। तो ऐसे में अब थोड़ी ही देर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में बीजेपी मुख्यालय से लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है। बस कुछ ही देर में वहीं नितिन नबीन का लगभग नाम तय माना जा रहा है। तो ऐसे में आने वाले चुनाव में ये उनके लिए परीक्षा होगी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो नितिन नबीन किस तरह से उस परीक्षा में सफल हो पाते हैं, तो वक्त ही बताएगा। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।